Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। वर्ष 2022 के आखिरी दिवस शनिवार को हम आपका स्वागत करते हैं अपने विशेष अंक में। आज के अंक में आमतौर पर हम आपसे सीधी बातचीत किया करते हैं। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब दिया करेंगे हमारे विशेषज्ञ। हमसे बातचीत करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2342-1050। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Thank you, Manoj. The headlines at the stock markets: Sensex posts 4.4% gain in the year 2022. Nifty adds 4.3%. But the Dow at the Wall Street slips nearly 9% in 2022. China's factory activity shrinks for the third straight month in December, and Brent crude oil futures jump 10% in 2022. वर्ष 2022 में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 4.4% उछला, निफ्टी में हुई 4.3% की वृद्धि। लेकिन वर्ष 2022 में ही अमेरिका में दाउ सूचकांक लगभग 9% लुढ़का। चीन में लगातार तीसरे महीने दिसंबर में फैक्ट्री उत्पादन में हुई गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वर्ष 2022 में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 10% बढ़ीं। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार पिछले 3 सप्ताहों से जारी गिरावट के रुख को पलटते हुए बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 995 अंक यानी 1.7% की बढ़त के साथ सेंसेक्स 60,841 पर बंद हुआ। 995 अंकों की बढ़त हुई, 1.7% की तेजी आई। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद हुआ, 1.7% ही। साप्ताहिक आधार पर इसमें वृद्धि हुई, ये 299 अंक उछला और 18,105 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से इस सप्ताह बीएसई मिड कैप इंडेक्स 3.6% लाभ के साथ बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में अपेक्षाकृत इसकी तुलना में थोड़ी सी कम 6.1% की वृद्धि हुई। यानी मिड कैप इंडेक्स काफी लगभग दोगुना यानी कम बढ़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 6.1% की वृद्धि हुई है और मिड कैप इंडेक्स उसकी तुलना में 3.6% ऊपर आया है।
सेंसेक्स वर्ष 2022 में 2021 की तुलना में 4.4% ऊपर उठा है। निफ्टी में पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2021 की तुलना में 4.3% की वृद्धि हुई है। वार्षिक आधार पर देखें तो विस्तृत बाजार में मिला जुला असर दिखा है। मिड कैप इंडेक्स कुल मिलाकर 1.4% वार्षिक आधार पर ऊपर आया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.8% की गिरावट हुई, यानी वार्षिक आधार पर छोटी और मझौली कंपनियां घाटे में रही हैं। At the stock markets, snapping 3 weeks of losses, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 995 points, or 1.7%, to end the week at 60,841 yesterday on the last trading session of the year. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 299 points, or 1.7%, to 18,105. The broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index surging 3.6% and the Small Cap Index shooting up 6.1%. For the year 2022, the Sensex advanced 4.4%, while the Nifty added 4.3%. And also on the Wall Street, key indices fell yesterday as growth shares dipped in the final trading session of the year, marked by aggressive interest rate hikes to curb inflation, recession fears, the Russia-Ukraine war, and rising concerns over COVID cases in China. So the Dow Jones Industrial Average fell 74 points, or 0.2%, to close the year at 32,147. The S&P 500 lost 10 points, or 0.3%, to end at 3,840, and the Nasdaq Composite shed 12 points to 10,466. Also, the key indices also posted their first yearly drop since 2018. The benchmark S&P 500 slumped 19.4% this year, marking a roughly 8 trillion decline in market cap. The tech-heavy Nasdaq tanked over 33%, while the Dow Jones Industrial Average slipped 8.9%. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं ऑनलाइन आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक और शेयर बाजार के वरिष्ठ जानकार शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन और नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारे साथ कई श्रोता भी इस बीच जुड़ चुके हैं। अपने श्रोताओं को हम आमंत्रित करना चाहेंगे और सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से BR नाथ को। नाथ साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, नमस्कार भाई साहब। आई एम HUF करता। हाउ मच मनी कैन गिव फ्रॉम HUF टू माय ग्रैंडसन एंड माय वाइफ एंड माय सन और डॉटर विदाउट अट्रैक्टिंग गिफ्ट टैक्स? मनोज का सवाल दोहराएंगे कि आवाज थोड़ी सी मुझे कम आ रही थी। अच्छा, देखिए मैं HUF करता हूँ, मैं HUF करता हूँ। आई वांट टू गिव गिफ्ट टू HUF से माय ग्रैंडसन एंड माय वाइफ एंड माय डॉटर। तो कितना लिमिट तक करें जितना जो उनके इनकम में ऐड ना हो जाए? देखिए, HUF को जब आप गिफ्ट करते हैं कर्ता होते हुए, हाँ जी, तो HUF से आपको ध्यान रखना होगा कि HUF से आपको यह ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 64 एक आयकर में होता है, उसमें प्रोविजन सब हैं। क्लबिंग प्रोविजन का अर्थ है कि आप उनको जो भी गिफ्ट करेंगे एसेट, उससे होने वाली जो इनकम होगी वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। तो हम गिफ्ट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। तो आप देख लीजिए, अब आप क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, अमाउंट गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई और निवेश गिफ्ट करना चाहते हैं, पर जो भी आप गिफ्ट करेंगे उसमें क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे। HUF का नियम ये होता है कि HUF की जो सेल्फ जनरेटेड इनकम होती है, जो HUF को स्वतः आ रही होती है, वो HUF का बेस बनाती है, HUF का कैपिटल बनाती है। बाकी इसके अलावा HUF को आप जो भी देंगे उसमें क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करते हैं। जी शरद जी, बाजार में यदि हम वार्षिक आधार पर देखें तो वार्षिक आधार पर शेयर बाजार थोड़ा सा ही ऊपर गया है, लेकिन साप्ताहिक आधार पर अच्छी खासी बढ़त यानी गिरावट का जो रुख था वो
पलट चुका है, तो क्या हम यानी क्या किस रूप में आकलन करें हम इस वर्ष के कारोबार को भी और इस सप्ताह के भी कारोबार को? शरद जी, हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। मुझे लगता है अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हम देखेंगे कि मेरे ख्याल 2008 के बाद, मैं आंकड़े निकाल के देख रहा था, तो 2008 के बाद ये ऐसा वर्ष रहा है वैश्विक आधार पर जब बाजार गिरा है, बाजार में कमी आई है और काफी गिरावट तो आई है। और भारत की अगर बात करें, भारतीय बाजारों ने उतना बुरा परफॉर्म नहीं किया है। आप देखिए भारतीय बाजार 17,800 निफ्टी तक गए हम, उसके बाद फिर हम वापस बाउंस करके 18,000 को पार कर गए। तो मुझे लगता है भारतीय बाजारों की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं रही है। और जहां तक बात आने वाले हफ्ते की है, मुझे लग रहा है आने वाले हफ्ते में बाजार का थोड़ा सा मूड सुस्त रहेगा, क्योंकि वैश्विक बाजार जो है क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टी पे जाते हैं, तो शुरू के 2-3 दिन तो वो लोग जल्दी छुट्टी से वापस नहीं आते। मुझे लग रहा है शुरू के 2-3 दिन थोड़ा सुस्ती का कारोबार रहेगा जी। उसके अलावा फिर वॉलेटिलिटी फिर वापस आती दिखेगी, क्योंकि इतने सारे इस समय कारण है बाजार में इसको ऊपर नीचे खींचने के लिए। चाइना का जो कोरोना का, और अब देखें आप देशों में, बाकी देशों ने चाइना से आने वाले लोगों पे तो प्रतिबंध लगा दिए, उनके ऊपर टेस्ट शुरू कर दिए। तो मुझे लग रहा है कि कोरोना का ये फैलना बाजार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसी को लेके बाजार हाल में जो झटका लिया है, इसी को लेके लिया है। और उधर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें भी बीच बीच में फ्लेयर अप हो जाता है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बाजार शुरू में खुश रहेगा, उसके बाद वॉलेटिलिटी बाजार में फिर रहेगी। अच्छी और बुरी खबरों पे रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब पहला क्वार्टर खत्म होगा, भारतीय बाजारों की बात करें, तो उसके बाद जब रिजल्ट का सीजन शुरू होगा, यानी कि थर्ड क्वार्टर 22-23 के जब रिजल्ट आएंगे, तो बाजार फिर उस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे शुरू करेगा। मनोज। शरद, Rajesh, will the Sensex continue to sustain its magic in 2023? We have been the world's second best performing index in 2022. I think, Rajesh, a preliminary analysis, my own analysis says that first half of 2023 is likely to remain quite happening. When I say happening, I mean both ways. I mean, you could see high volatility in the first half. The Sensex could also go down from here, although there will be momentary occasions when you will see Sensex going up. But basically, I think first 6 months will be tough for Sensex, where people will find it very hard to take a direction. But I think after the first half, the second half, so says my analysis, that you might find Sensex going up. In fact, in the long term, I see Sensex crossing 65,000 to 75,000, Nifty crossing, hitting 19,000 to 20,000 over a period of time. But this will all be subject to, Rajesh, the geopolitical situation remaining fine. Because if the geopolitical situation, gets worse from here, because we see flare up on the Korean Peninsula, we see flare-ups in Russia, Ukraine, we see flare-ups in the China, Taiwan. So I think those factors have to remain constant for my prediction to come true. Otherwise, if these factors, they flare up, you will see Sensex heading in a different direction. Okay. श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज शनिवार है और आज के दिन सीधी बातचीत आपकी हुआ करती है। हमारे कार्यक्रम में हमसे संपर्क करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इनसे पहले 011 भी डायल करना होगा, और साथ ही जो मोबाइल से डायल करना चाह रहे हैं उन्हें भी 23421050 से पहले 011 लगाना पड़ेगा। Sharad, you are absolutely right in saying that the Indian markets have shown resilience, leaving a lasting impression by outperforming other global indices. What are the lessons that the stock market investors have learned in 2022, basis which their 2023 could be more profitable? I think, Rajesh, there have been plenty of lessons to learn. The first lesson, the biggest lesson I would say, the market has learned, especially the Indian market, if we talk in global perspective, partly but completely in terms of the Indian market. I think the biggest factor has been how to handle the interest rate hike, or inflation for that matter, because both are related. Because of inflation, we saw across the year interest rate hikes. So I think interest rate hikes have been one lesson for the market, where every time you saw the interest rates going up, the market reacted, the market stagnated, and the market started bouncing back. So I think the market has learned how to handle these interest rate hikes, because the consequent fear was of recession, because if interest rates continue to go up,
obviously recession starts counting on the minds of investors and traders. So I think the biggest lesson has been the Fed hike or the interest rate hike both across the world. I mean, not just Fed, but the Reserve Bank of India, the Bank of England, the Eurozone. I mean, we've seen interest rate hikes happening throughout the world. So that's the first lesson. I think the second lesson for the market has been as to how to handle supply chain disruptions, because let's not forget that the supply chain disruptions have absolutely direct connect with the stock market, because after all, these supplies are being made by companies who may be listed or who may not be listed, That is the second lesson. The third lesson has been the geopolitical shock. So how the market has handled 24th of February, I remember 2022, when Russia-Ukraine thing started and the market reacted. But then, the conflict is still on, but I think the market has learned the lesson that if a geopolitical tension is there in one part of the world, we cannot take it for the rest of the world, although the world's economy was affected, but then the market learned lesson quicker than the rest of the economy, I would say. I think that's been the third major lesson. So I think these lessons, coming back to your question, Rajesh, these lessons would be carried forward in the year 2023 also. That is, if we see a similar kind of situation or flare-ups happening or something similar happening in 2023, then you would see market being able to absorb the shock much better. Also the lesson which it has learned. But then all will depend upon, because the situation is very dynamic, Rajesh. I personally feel the situation is extremely dynamic. And anything can happen from here on. If there is as I said earlier, if there is a flare-up or if there is a new conflict which breaks out in any part of the world, I think the market is going to react. The second major factor, if I say here, is there is fear of recession. Because my own economic analysis across the world says that recession is likely to count on mind, because the way interest rates have been hiked across the world, let's not forget that every time you hike the interest rate, we call it as the lag effect. The lag effect basically means that when the central bank or the Fed hikes the interest rate, the impact on the economy is felt in 6 to 9 months. So I think all these interest rate hikes which has happened over the last 2-3 quarters, they will start showing their impact, in 2023. So I think recession is a major cause of concern. And we saw some signs of recession coming this year also in the second half of 2022. So if those signs are anything to learn from, I think the market should be able to better handle recession in 2023. Although all will depend on how deep the recession goes. But recession setting in the Western world especially seems almost confirmed now. But as far as the Indian market is concerned, I think the Indian market has done very well, as you rightly said, it's been very resilient. And the Indian market will not face a recession, first of all. It might start attracting investments from across the world. That can be one plus point. But then the cascading and the rippling effect of recession across the world would be felt. Indian exports will be impacted. Indian FDIs might be impacted. So I think we have to keep all that in mind and see as to how things go from here, Rajesh. जी, आइए चलें हिमाचल प्रदेश। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं E.K. बनर्जी। बनर्जी साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो, आप आ चुके हैं, हमारे साथ बातचीत आपकी हो रही है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं P.K. बनर्जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बैंक में अगर फ्रॉड होता है, बैंक में अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंक से कोई लॉस होता है, तो बैंक में हमारे मान लीजिए हमारे 25 लाख जमा है, उसमें हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है 5 लाख की इंश्योरेंस की। अगर 25 लाख हमें 5 लाख ही मिलेगा, 20 लाख का हमें कैसे मिल पाएगा? ऐसे में कुछ जानकारी देंगे सर? और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, मैं सोने गोल्ड में पैसा लगाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलिए, आपका पहला सवाल है कि बैंक में अगर होता है, देखिए जो नेशनलाइज बैंक हैं, और मैं नेशनलाइज क्यों, मैं आपके सवाल को और विस्तृत कर देता हूँ, जो प्राइवेट बैंक भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सभी आरबीआई की निगरानी में रहते हैं। ये सच है कि डीआईसीजीसी का जो इंश्योरेंस होता है वो 5 लाख का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 5 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस नहीं होता है। यानी कि आपके मैं सवाल पे स्पेसिफिक आऊं, आपने पूछा कि 20 लाख रुपए अगर मेरा है तो उसका क्या होगा, तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, ना आपको डराना चाहता हूं। ये 5 लाख तक की ही कवरेज है, परंतु इसमें एक जरूरी बात, समझने वाली बात ये है कि इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आरबीआई की है
सारे के सारे बैंकिंग प्रणाली पर, और आज खासकर अगर हम कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ दें, आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा सा हमें पीछे एक दो बैंकों के साथ समस्या आती दिखाई दी है, पर जो नॉन कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि जो बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनमें हमें ये समस्या नहीं दिखाई दी है। पीछे आपने देखा होगा येस बैंक की समस्या आई थी 2-3 साल पहले, उसमें तुरंत सरकार ने, आरबीआई ने इंटरवीन किया, और इंटरवीन करने के बाद उन्होंने उसको संभाला, और स्टेट बैंक ने बहुत मेजर उसमें स्टेक उठाया और उसको संभाल लिया गया। तो इतनी चिंता की बात है नहीं। आपकी चिंता, वैसे आपके सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपली में बात करूं तो आपकी चिंता जायज है, पर मुझे नहीं लगता। अगर हम सलाह ये देते हैं बैनर्जी साहब लोगों को कि वो अपने इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके लगाएं, उसको थोड़ा सा एक ही बैंक में, हालांकि कवरेज 5 की कुल मिला के सारे बैंकों की होती है, पर अब इसको स्प्रेड करने के लिए आप इसको अलग अलग बैंकों में रख सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि सोने में निवेश करने के लिए क्या करना चाहिए। सोने में निवेश का सबसे अच्छा और कारगर तरीका जो आजकल है वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। आप सुने होंगे, समय समय पर भारत सरकार इनको निकालती रहती है, कोई ना कोई सीरीज इसकी बाजार में आती रहती है। पेपर डीमैट फॉर्म में होता है, 2.5% सालाना ब्याज मिलता है, और आप 8 साल इसकी मैच्योरिटी होती है, और उसके बाद आपको इसके क्या कहते हैं कैपिटल गेन एग्जेम्पशन भी मिलती है, और आपको पूरी सुरक्षा इसमें मिलती है, कहीं पैसे जाते नहीं है, और इसमें पैसे आप सुरक्षित रहते हैं, और 8 साल बाद जो भी सोने का भाव मार्केट में होता है उसी भाव पे आप इसको ले सकते हैं। तो सो नहीं सकता, सेफ रहता है, और आपके पास रहता है, डीमैट फॉर्म में रहता है, आप प्राइस राइज का लाभ उठा सकते हैं, ब्याज भी मिलता है। मुझे लग रहा है सबसे अच्छा तरीका। इसके अलावा सोने गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ज्वेलरी में नहीं करना चाहिए निवेश के व्यक्ति को जी करता हूँ। और सोने का निवेश बहुत अच्छा है। आपने अगर कार्यक्रम मार्केट मंत्र आप निरंतर सुनते हैं, और खासकर शनिवार को जब मुझे निमंत्रण मिलता है आने का, तो मैं हमेशा ये बात बोलता रहा हूं कि सोने का निवेश, आपने देखा होगा जिस समय से मैंने बोला है उस समय से आज तक में भी सोने में अंतर आया है, जबकि उतार चढ़ाव बीच में देखने को मिले। तो बहुत अच्छा है सोने का लंबी अवधि के लिए निवेश जो है वो मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। ये हिमाचल से लौटे गाजियाबाद से हमारे साथ हैं श्याम सुंदर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। जानना चाहता हूँ कि जैसे बाहर की कंट्रीज में आपका SPAC जैसे होते हैं, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन, इस तरह का इंडिया में है या इस तरह कुछ आने का है, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। मनोज, आपको बताना पड़ेगा, आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही थी। इनका सवाल SPV के लिए है, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, क्या भारत में ये काम कर रहा किसी क्षेत्र में किसी खास उद्देश्य के लिए, उसके संबंध में ये जानना चाह रहे हैं। आप शब्द क्या बोल रहे हैं, मुझे सब SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अच्छा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। जी जी। देखिए, SPV जो बनाया जाता है वो नॉर्मली कॉर्पोरेट भाषा में उसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं ज्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब भी कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होता है, या मान लीजिए कोई स्पेशल कुछ पाने के लिए 2-3 साल के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा बिजनेस लॉन्च करना है, कोई इनिशिएटिव लॉन्च करना है, तो उसके लिए बजाय मुख्य संस्थाओं का नाम देने के एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया जाता है, जो कि उस सारे के सारे प्रोजेक्ट को, उस सारे के सारे इनिशिएटिव को हैंडल करता है, और जिससे कि बाकी जो मेन संस्था है उसमें फंड्स इन्वॉल्व ना हो, या उसकी मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो। बहुत सारे कारण होते हैं SPV बनाने का। भारत में भी इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे इनिशिएटिव्स में, खासकर सरकारी और सरकारी किस्म के जो संस्थान होते हैं वहां पर SPV के जरिए जो है वो कार्य किया जाता है, और SPV का इस्तेमाल करके जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, हमने ऐसे भी देखा है कि SPV को उसके बाद डिसॉल्व भी कर दिया जाता है। जी। Moving on, China's factory activity shrank for the third straight month in December and at the sharpest pace in nearly 3 years as COVID infections swept through production lines after Beijing's abrupt easing of anti-virus measures. The official Purchasing Power Managers Index stood at 47 against a 48 reading in November, the National Bureau of Statistics said today. The drop was the biggest since the early days of the pandemic in February 2020. Meanwhile, analysts said surging infections in China could cause temporary labor shortages and increased supply chain disruptions, weighing further on economic activity in coming months. And global crude oil prices ended this year higher for the second consecutive year.
swinging widely in 2022, climbing on tight supplies amid the war in Ukraine, then sliding on weaker demand from top importer China and worries of an economic contraction. So the last trading day of the year, the Brent crude yesterday ended the week and the year at $85.91 a barrel. The US crude futures closed the year at $80.26 a barrel. For the year, Brent jumped about 10%. US crude surged nearly 7% in 2022. हमारे साथ इस बीच काफी देर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भिलाई से रवि। रवि जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार रवि। राजेश लेख जी के क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। दिसंबर 23 यूक्रेन और रशिया का वार खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे अच्छे हैं, ग्लोबली जो है सब अमन शांति है, तो अपना इंडेक्स 90,000 छुएगा क्या? ये मेरा गैस है, तो आपको सेकंड करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू। रवि जी, थोड़े से मैं तथ्य ठीक करना चाहूंगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, पहली बात तो। अगर आप खबरों पे नजर रखते हैं तो अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, क्षेत्रों में बहुत ही एग्रेसिव मिसाइल अटैक्स चल रहे हैं। उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी बाकायदा जारी है, वो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि वो समाप्त हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सब जगह शांति है, अमन है, तो मैं आपको ना तो डराना चाह रहा हूँ ना आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अभी कोरियन पेनिनसुला पे हमने टेंशन देखा, हमने अभी चीन ताइवान, आपने देखा होगा सबसे बड़ी इंकर्जन चाइना ताइवान के बीच में हुई है। भारतीय बॉर्डर पर भी आपने ध्यान दिया होगा हाल में जो घटना घटी है तवांग में। तो पहली बात तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इस समय शांत नहीं हुए, आपकी पहली मैं ये जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेशन का जो फियर है वो बना हुआ है। मैं राजेश की प्रशंसा करता हूं, हम लोग हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक से मार्केट को देखते हैं। हम कभी भी ना तो डराते हैं निवेशकों को, ना ही हम कोई नेगेटिव बहुत पेसिमिज्म प्रोजेक्ट करते हैं। सिर्फ पर उस समय जो फैक्ट्स होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, हम उनको झुठला भी नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। तो इसलिए आपने कहा 90, मैं उसको ऐसे सेकंड तो नहीं कर सकता कि आपने बोला और मैं उसको सेकंड कर दूं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 2023 एक बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही चैलेंजिंग वर्ष होने वाला है। पहले हाफ का मैंने जिक्र किया, मैंने सेकंड हाफ का जिक्र किया, तो मुझे नहीं याद रहा था राजेश, मैंने कहीं अपनी उसमें भाषा में 90 तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपके। बाकी एक कहावत होती है हिंदी में, आपके मुंह में घी शक्कर जी। मैं समझता हूँ निवेशक अब प्रसन्न होंगे आपकी बात सुन के कि 90,000 पहुंच जाए और कहीं 20-25,000 के बीच में आ जाए, आपके मुंह में घी शक्कर। जी। So, in light of this, Sharad, domestically the new year is scheduled to start with the monthly sales number of automobile companies along with the growth rates across segments. The demand in rural areas will be monitored closely. In terms of volatility, should investors structure their portfolios appropriately and concentrate on the long-term picture rather than the short-term challenges? Oh, without a doubt, absolutely, without a doubt, Raja, you hit the nail on the head. If you're looking at short, it will give you some sleepless nights. You will see market going up and down. So I think the best approach is to look at long term and just go to sleep for time. Buy your stocks and go to sleep. If you keep looking at them, it will probably give you sleepless nights. So I think buy at dips and buy for long term. Those are the magic phrases. शरद जी, हमारे पास बस 20 सेकंड रह रहे हैं, उसमें हमें समझना है कि 3 प्रमुख क्षेत्र 2023 के लिए किन्हें सलाह देना चाहेंगे? मुझे लग रहा है मनोज, डिफेंस मेरे मुंह से बार बार निकलता है और ये बड़े रिसर्च के बेसिस पे निकला है। मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर, एफएमसीजी जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिन कंपनियों ने निवेश किया ऑटोमोबाइल में, उनका इन 3 क्षेत्रों पे मेरी पर्सनली नजर है। जी जी एनर्जी और पावर क्षेत्र तो है ही है, पर ये 3 क्षेत्र मैं विशेष नजर रखे हुए हूँ जी, शायद ये क्षेत्र ग्रो करें। बस श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे शरद जी। धन्यवाद। Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, at the stock market, Sensex posts 4.4% gain in the year 2022. Nifty adds 4.3%, but the Dow at the Wall Street slips nearly 9% in 2022. China's factory activity shrinks for the 3rd straight month in December, and Brent crude oil futures jump 10% in 2022. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.